हेलो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी पर। आज हम कक्षा 10वीं की गणित स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम जो 9th क्लास में जो बेसिक पढ़ के आए उसका हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अगला चैप्टर पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ वास्तविक संख्या क्या होती है, इनको समझने के लिए हम पहले पुराना जो अपने को याद है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। तो उनको बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम पूछेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्या मतलब जो हमें पहले से पता थी वो कौन सी संख्या जो प्रकृति में पाई गई थी। तो इसके तहत जो संख्या होती है वो 1 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 4 डैश और कहाँ तक की संख्या है, अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो कि अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कि अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, मतलब ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और अपने आप में हमेशा क्या होती है, पूर्ण होती है। जैसे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 1.25, 1.35 या 1.5, इस तरीके की संख्या जो होती है वो संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 की खोज बाद में हुई है। पहले जो संख्या थी वो 1 से लेकर अनंत तक, जिनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद 0 की खोज की गई, 0 1 2 3 4 डैश और कहाँ तक, अनंत तक। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे होते हैं जो कि 0 1 2 3 4 डैश कहाँ तक, अनंत तक। इस साइड में आते हैं तो -1 -2, इसी प्रकार यहाँ भी चलेगी डैश कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक से देखो एक बार यहाँ, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं समझ में आया, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या, यानी जो माइनस की संख्या होती है या जो प्लस की संख्या होती है उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि ये जो संख्या होती है सभी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत होती है, और ये जो संख्या होती है सभी किसके अंतर्गत होती है, ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत होती है। हम बात करें अगला, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ये हमने कक्षा 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा चैप्टर दिया गया हमारा। तो परिमेय संख्या, परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी परिमेय संख्या की, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहां क्या होता है, मैं साइड में लिख देना नोट करके, जहां p/q सअभाज्य होता है। क्या होता है, सअभाज्य होगा, गुणनखंड। क्या है, सअभाज्य गुणनखंड, मतलब एक दोनों एक दूसरे से आपस में एक दोनों क्या होता है, कटते नहीं है, जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता उन्हें हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखो मैं 2/3, तो 2/3 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखना ये जो q होता है, q इज नॉट इक्वल 0, q इज नॉट इक्वल क्या होता है, 0। मतलब इसका मतलब है कि जो बटे वाली संख्या है, जो q का मान है वो हमेशा कौन सा होगा, प्राकृत संख्या होगी। q का मान क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगी, इसके बटे में 0 नहीं आ रहा है। तो 2/3
या हम लिख सकते हैं 5/3, या हम लिख सकते हैं 7/2, या हम लिख सकते हैं 7/5। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनका आपस में भाग नहीं जाता। सहअभाज्य का मतलब जिसका भाग, जैसे 2 में केवल 2 का भाग जाएगा, 3 में केवल 3 का, मतलब इन दोनों में आपस में एक दूसरे का भाग नहीं जा रहा है। 5 और 3 के अंदर भी देखिए तो क्या आपस में एक दूसरे से विभाजित होंगे ना? आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होते। इसके बाद हम बात करें 7/2, तो क्या 7/2 आपस में विभाजित होगा? नहीं होगा। 7/5 इसी प्रकार 7/5 भी आपस में विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम क्या करें? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लेते हैं? तो यहाँ पे हम बात करें कि ऋण वाली जो संख्या होगी, √2, ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। √3 की अगर हम बात करें तो √3 भी कौन सा है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनके मान कभी पूर्ण नहीं होते। हम भाग लगाते जाए भाग कभी खत्म ही नहीं होता। इस प्रकार की संख्या होती है √2, √3। फिर इसके बाद हम बात करें क्या √4 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये जो हमने √4 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको जैसे बाहर निकालोगे तो क्या बाहर निकलेगा? 2। 2 के बटे में हम क्या लिखेंगे? 1, यानी कि ये कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। मतलब कि √4 जो है वो कौन सी? अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो इसके बाद हम बात करें कि √5 ये कौन सी संख्या है? तो √5 भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी बाहर में निकाल सकते हैं। √7 की हम बात करें तो √7 भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपने को 6 नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड भी नहीं होना है। इस प्रकार की जो भी संख्या, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है, उस संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। मतलब इस चैप्टर के अंदर अपने को इन सब के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या होगा? जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या। मतलब प्राकृत संख्या अगर आई तो वो भी क्या है? वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या आई तो वो भी क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या आई तो वो क्या है? वास्तविक संख्या। अपरिमेय होगा तब भी वो क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चन लगाते हैं, तो आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपना क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है प्रश्न वाले, मैंने 1.1 का क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य मतलब कि जो टुकड़े उससे अधिक टुकड़े नहीं किया जाए, एक तो उस प्रकार लिखना है, और गुणनखंड करने यानी इनके टुकड़े करके लिखना होता है। जैसे कुल मिला के एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। अपने को जो भी यहाँ पे सवाल दिए गए, अपने को ये 5 सवाल दिए गए, इन 5 सवाल की क्या करना है? एलसीएम निकालना है। हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्या दिया है? 140। फर्स्ट निकालोगे 140, 140 का हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा? फर्स्ट जैसे हमने लिया, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है? 0। 0 कौन सी संख्या है? समय के विषम में, तो 0 एक सम संख्या है। सम संख्या है यानी इसमें भाग किसका जाएगा? सम संख्या का, यानी केवल किसका भाग जाएगा? सबसे स्टार्टिंग में अपने को 2 का ही भाग लगाना है जब भी लास्ट में सम संख्या हो। तो पहला लास्ट अंक जो है वो क्या है? 0, यानी कि एक सम संख्या, इसलिए हम इसका भाग लगाएंगे 2 का। 2 से भाग लगाते हो तो पहले एक अंक लेते हैं, लेकिन एक जो है वो छोटा है, तो दोनों को मिलाओगे तो कितने बन जाएंगे? 14।
तो 2 से 14 कितनी बार जाएगा? 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है? तो 2 साथी कितना होता है? 14, तो 2 साथी 14 और 0 का 0। फिर इसके बाद कितना है? 70। अब फिर से हम लास्ट में डिजिट देखते हैं, तो लास्ट में क्या है हमारा? 0, जो कि समय के विषम में एक सम संख्या है, यानी किससे भाग जाएगा? फिर से 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाओगे तो 2 का 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पंजो 10, यानी कितना आया? 33। अब लास्ट का देखो तो समय के विषम में अब जो संख्या है वो कौन सी संख्या आ गई? विषम संख्या है। विषम संख्या यानी किसी भी सम संख्या से भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो विषम संख्या में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर सम संख्या है तो हमेशा आप लोगों को पता है कि 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन विषम संख्या है तो अलग अलग अपने को ट्राई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो हम चेक करें क्या इसके अंदर 3 का भाग जाता है? तो 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा, फिर 3 दूनी 6 दूसरी बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 शेष बचेगा। और जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें लास्ट में शेष नहीं बचता है, आखिरी में शेष नहीं बचना चाहिए, तभी हम बोलेंगे भाग जा रहा है। हम इसके अंदर क्या 5 का ट्राई करें तो 5 के पहाड़ में 35 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 5 तो 35 यानी कि 7 बार। तो 5 का हम लगा सकते हैं, 5 से लगाओगे 5 तो 35, कितना है? 7 एकम 7, लास्ट में 7 ही बचा था, तो यहाँ पे 7 से भाग लगा रहे हैं, 5 और 7 का लगाया तो 7 एकम 7, मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड ये होंगे 2 × 2 × 5 × 7 बराबर कितना था? 140। पूरा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 तो 140, वही संख्या है कि। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, सवाल क्या दिया? निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख कीजिए। अभाज्य मतलब आपस में भाग जाना जैसे नहीं होगी। तो यहाँ पे जो संख्या 2 बार लिखी गई है उनको हम एक ही बार लिखेंगे और घात लगाकर लिखेंगे। जैसे 2 कितनी बार है? तो 2 यहाँ पे 2 बार है, एक बार ये एक ये, तो 1 और 1 कितनी बार बन गया? 2 बार, तो उसको 2 घात के रूप में लिखना है, यानी 2 गुने 2 की घात 2 इंटू। अब यहाँ पे अगली संख्या कौन सी है? 5, तो 5 की घात कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1, तो हम 1 घात लगाएंगे। फिर अगला क्या दिया है? 7, 7 की घात कुछ नहीं, यानी कितनी है? 1 बराबर कितना आएगा? 140। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्या दिया है। तो दूसरा देखोगे, दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया है 156 का एलसीएम निकालना आपको खुद मिला है 156। अब भी बोला था कि लास्ट में जो संख्या आती है उसको देखना है, तो समय के विषय में। तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 6, जो कि कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या यानी किससे भाग जाएगा? 2 से, तो 2 से लगाओगे। पहला फिर से छोटा है, यानी कि 1 जो है 2 से छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। उस कंडीशन में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, स्टार्टिंग में कोशिश कर देनी है, बाद में भी हम लेते हैं, लेकिन उसके लिए 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 साथी 14, मतलब 2 के बाहर है, 2 का बाहर कितनी बार बोलेगी? 15 आ जाए, तो 15 तो आते नहीं है, 14 आता है और 16 आता है, तो एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन अपने को हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली। तो यहाँ पे कौन सी बनेगी? 2 साथी 14। अब यहाँ से शेष कितना बचा था? 1, वो 1 किसके साथ जुड़ेगा? 6 के साथ, जोड़ना नहीं है, सीधे पीछे रखना है। ये कितना बन गया? 16। अब कितनी बार जाएगा? 2 8 16, यानी कि 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार। अब कितना लगाओगे? फिर से लास्ट डिजिट देखते हैं समय के विषय में, क्योंकि संख्या कौन सी है? सम। सम संख्या यानी किसका एलसीएम जाएगा? तो 2 का। किसका भाग लगाएंगे? 2 का। जैसे यहाँ पे 2 का भाग लगाते हैं, 2 कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, कितना बचेगा? 1, वो 1 किसके साथ जुड़ेगा? ये कितना बन गया? 18। अब कितनी बार जाएगा? 2 9 18, यानी कि 9 बार। कितना आया? 39। अब लास्ट की जो संख्या है 9 है। 9 क्या? समय के विषय में विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो भाग किससे जाएगा? सम संख्या से कभी भाग नहीं जाएगा, हमेशा विषम संख्या से जाएगा। हम ट्राई करेंगे 3 का, तो 3 से लगाओगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब चला जाएगा, तो लगाओ 3 का। 3 का भाग लगाओगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आगे बढ़े, ठीक है। अब 13 किसके पहाड़े में आते? 13 किसी के पहाड़े में आते। 13 एक अभाज्य संख्या है, जो कि केवल और केवल 13 के ही पहाड़ में आते हैं। हम 13 को क्या लिखेंगे? 13 से लगाते हैं सीधे, तो यहाँ पे 13 से लगाओगे, 13 एकम 13, यानी टोटल हमारे पास संख्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 13 करोगे, यानी कितना आएगा? 156। कितना बन गया? 156। अब लगाओ,
दो कितनी बार है? दो बार, तो दो की घात दो इंटू तीन कितनी बार है? एक बार, तो तीन की घात एक इंटू तेरह कितनी बार है? एक बार, तेरह की घात एक बराबर 156। ये हो गया हमारा सेकेंड। इसके बाद क्या दिया है? 3825, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है? 3825, 3825 यानी कि ये रहा तीसरा 3825, 2 और 5। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो लास्ट का डिजिट दिया गया है वो क्या है? 5 है, यानी कि एक विषम संख्या है, जो भाग सम संख्या से जाएगा नहीं, तो इस कंडीशन में किससे भाग लगाओगे? विषम संख्या से। किससे लगाना है? विषम संख्या से ही भाग लगाओगे। 3825 विषम संख्या से भाग लगाएंगे, यानी दो का भाग जाएगा नहीं, तो हम तीन का ट्राई करें। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6 और दो बचेगा, तीन सात 21 और एक बचा 3 5 15, मतलब 3 पे चला जाएगा। अच्छा, मैं जोड़ने की ट्रिक बता दूं यहाँ पे, तीन का भाग कैसे जाएगा, तो हम अंकों को जोड़ के देख सकते हैं। ये जो दिए हुए हैं सब, इन सबको एक बार जोड़ दो। जैसे 3 + 8 + 2 + 5, 8 और 3 क्या होते हैं? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी टोटल कितना आया इनका योग? 18। अगर 18 में 3 का भाग जा रहा है, 3 6 18, इसका मतलब कि संख्या के अंदर भी भाग चला जाएगा। जब भी 3 आता है तो 3 का भाग लेने के लिए हम देखेंगे, हमसे चाहे कितनी बड़ी संख्या अपने को फर्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे क्या उस संख्या के अंकों का योग 3 है या नहीं है। ये हम नियम पढ़ चुके हैं, कक्षा छठी के अंदर भी पढ़े थे हमने, विभाज्यता के नियम। वहां पे हमने ये नियम पढ़ा कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यानी इससे अपने को पता चल जाएगा कौन सी संख्या विभाजित है वो कौन सी नहीं है। हम यहाँ से 3 से लगाए, 3 एकम 3, 3 से लगाओ 3 एकम 3, अब कितनी बार? 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2 शेष बचेगा, 2 के पीछे एक और 2 बढ़ेगा, तो कितना बन गया? 22। अब कितनी बार जाएगा? 3 सातों 21, यानी 3 सातों 21, कितना शेष बचेगा? एक, एक किसके साथ जुड़ेगा? 5 के साथ, तो कितना बन गया? 15, और तीनों बाजू 15। ठीक है, हम फिर से वही ट्राई करेंगे, क्या अंकों का योग है कि नहीं है। अगर अंकों का योग 3 का गुणज है तो सही कंडीशन में 3 का भाग जाता है। 2 2 और 1 कितना बन गया? 3, और 7 कितने हो गए? 10, और 5 कितने होंगे? 15। अगर अंकों का योग 15 है, यानी कि 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर भी अभी भी 3 का भाग जाएगा। 3 से लगाओगे, 3 चौके कितने होंगे? 12। यहाँ पे कितना है? 7 है, 7 तो यानी 3 के बारे में 3 दूनी 6, तो 2 बार चला जाएगा। कितना शेष बचेगा? 1, और तीनों बाजू कितने बन जाएंगे? क्योंकि इसके पीछे 5 लगा हुआ है, तीनों बाजू 15। अब कितना है? 425। क्या अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा? तो 3 का भाग लगाने के लिए वही देखेंगे, 4 और 2 6 और 5 कितने हो गए? 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसके अंदर अब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब कौन सी संख्या जाएगी? तो हम देखेंगे 5 का भाग। 5 के भाग के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए। 5 का भाग सिंपल है कि अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 का भाग जरूर जाएगा। ये 5 की विभाज्यता का नियम है। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 या 0, कौन सी संख्या? या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों संख्या है, इसका मतलब इसका भाग चला जाएगा 5 का। तो 5 का भाग लगाते हैं तो ये कितनी? 5 से लगाओगे 5 8 कितना होता है? 40, यानी कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितने शेष बचेंगे? 2, 2 किसके साथ जुड़ेंगे? 5 के साथ, कितना बन गया? 25, और 25 कितनी बार में आता है? 5 के बारे में 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में, यानी ये कितना बन जाएगा? 5 5 25, और कितना आया? 85, मतलब लास्ट में कितना है? 5 है, मतलब फिर किससे भाग जाएगा? 5 से। तो 5 से भाग लगाओगे तो 5 का भाग 5 एकम 5, कितने शेष बचेंगे? 3, ये किसके साथ जुड़ेगा? 5 के साथ, तो आखिरी में 5 है, तो 5 7 तो 33, यानी कितना बन गया? 7। अब कितना आया? 17। 17 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, ये हम जानते हैं। 17 में किसी और का भाग नहीं जाता, यानी कि इसमें भाग किसका जाएगा? 17 का ही भाग जाएगा। किसका जाएगा? 17। यहाँ पे बन जाएगा 17 एकम 17। ये कितना बन गया? 3 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 5 और इंटू कितने? 17। टोटल बराबर कितना? 3825। अच्छा, 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात 2। फिर उसके बाद 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की घात 2। फिर उसके बाद 17 कितनी बार है? 1 बार, तो 17 की घात
एक बराबर क्या आएगा 3825। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखोगे आपको पड़ जाएगा 3825 और इसके बाद दिया है 5005। कितना दिया है 5005 तो 5005 चौथा क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया है ये कितना 5005 505। ठीक है, अच्छा हम इसके अंदर किसका भाग लगा सकते हैं। अगर हम पहली संख्या देखें तो हम 3 को सोचेंगे क्योंकि लास्ट में कौन सी संख्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या आने पर हम किसका भाग लगाते हैं विषम संख्या का ही। हम पहले 3 का देखे तो क्या इसके अंदर भाग जाएगा तो हम देख के बता सकते हैं 5 और 5 कितना होगा अंकों का योग 10। अंकों का योग कितना होगा 10। इसका मतलब है कि 5 का भाग नहीं जाएगा 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 जो होते हैं 3 के बारे में आते ही नहीं। अब अगला क्या है अगला है कि लास्ट में कितना हो 5 हो 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो भाग किसका जाएगा 5 का ही। तो हम यहाँ 5 से ट्राई करें 5 एकम 5 0 0 और 1 कितना बन जाएगा 1 0 0 1। अब आया एक अब क्या इसके अंदर 5 का भाग जाएगा तो इसके अंदर 5 का भाग तो जा नहीं सकता। अब अपने को और ट्राई करना पड़ेगा यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ लगाओगे 7 से 7 एकम 7 इसका भाग 7 का भाग लगा के देखो 7 का जाएगा नहीं जाएगा। अगर हम 7 से ट्राई करें तो लगभग चला जाएगा मेरे ख्याल से 7 एकम 7 कितना बचेगा 3 10 में 7 गए थे 3 यहाँ की 0 1 0 इसके साथ लग जाएगा 7 जो कितना होता है 28। कितना शेष बचेगा 2 2 के साथ कौन जुड़ेगा लास्ट का 1 कितनी बार जाएगा 7 या 21 पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अब 143 क्या 7 के बारे में दोबारा आते हैं नहीं आते 7 का बारे में आते ही नहीं क्या आते हैं 7 दूनी 14 और 3 शेष बचेगा यानी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब हम किसका ट्राई करेंगे 9 का कर सकते हो 9 का तो वैसे भी नहीं जाएगा 11 का ट्राई करो 11 का चला जाएगा 11 एकम 11 कितने शेष बचे 11 14 में से 11 गए तो यहाँ बचेंगे 3 और लास्ट में कितना दिया हुआ है 3 तो कितना बन गया 11 दिया 35। अब क्या आया 13 तो क्या 13 में किसका भाग जाता है 13 एक अभाज्य संख्या यानी 13 के अंदर केवल केवल किसका भाग जाएगा 13 में। तो 13 13 एकम 13 यानी क्या आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बराबर कितना 5005। 5 कितनी बार है एक ही बार 7 कितनी बार है एक ही बार 11 कितनी बार है एक ही बार और 13 कितनी बार है एक बार बराबर क्या आएगा 5 बराबर क्या आएगा 5005। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे तो नहीं आएगा चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया है क्या दिया हुआ है 7429 क्या दिया हुआ है 7429 क्या दिया हुआ है 7429। पांचवा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 7429 7 4 2 और लास्ट में क्या दिया हुआ है सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो लास्ट की जो संख्या है कौन सी संख्या है विषम संख्या यानी किसी भी सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। विषम संख्या से भाग जाएगा इसका मतलब क्या या तो 3 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से जाएगा इस प्रकार की संख्या में देखिए। हम सबसे पहले 3 का देखते हैं क्या 3 का भाग चला जाए 7 और 4 कितने होंगे 11 11 और 2 कितना होगा 13 11 और 2 कितना होगा 13 13 और 9 कितने होंगे 13 और 9 22 होंगे जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आते। क्या होगा 13 और 9 22 जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आते। इसका मतलब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 का भाग जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 के नहीं है। हम 7 का ट्राई करके देखते हैं तो 7 से भाग लगाओगे तो क्या बनेगा 7 एकम 7 7 में 42 और लास्ट में 9 यानी 7 एकम 7 और 2 से बचेगा 7 का भी जाएगा। 11 का लगा के देखोगे तो क्या 11 का भाग जाएगा 11 का हम देखें तो 11 का कितना होगा 66 11 का लगाया तो क्या होगा 11 66 मतलब 74 में से 66 गए तो बचे कितने 8 8 के पीछे 2 लगाओ 11 77 77 कितना आएगा 77 और बचेगा कितना 7 3 2 5 9 7 मतलब 11 का भाग भी जाएगा। हम 13 का ट्राई करें तो क्या 13 का भाग चला जाएगा 13 का लगा के देखोगे 13 1 13 13 2 26 13 39 13 52 13 65 कितना होगा 13 5
65 कितनी बार में, 5 बार में। बचेगा कितना, 74 में से 65 गए तो यहाँ बचेंगे 9, 9 के साथ कौन जुड़ेगा, 2, 3 साथी कितना होगा 91, बचेगा कितना 1, 1 के साथ में कौन जुड़ेगा 9, मतलब ये मिल जाएगा, 13 का मिल जाएगा, 15 का मिल जाएगा। 17 का ट्राई करें, 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, कितना होगा 17 चौक 68, तो 17 चौक 68 यानी 74 माइनस 68 कितना बचेगा, 14 में से 8 गए तो यहाँ बचेंगे 6 और 0 में 0 6 में 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा। 74 के पीछे मतलब 2 लगेगा तो यहाँ पे 62 बन गया। 17 थी कितना होगा 51, 17 थी कितना होगा 51, शेष कितना बचेगा 1, 6 में से 5 गए तो 1, 11 बचेगा और लास्ट में 9, मतलब 17 साथ 119, मतलब 17 का भाग जाएगा, इसका जाएगा 17 का भाग जाएगा। तो 17 से लगा के देखोगे तो क्या होगा, 17 कितने बार जाएगा, 17 चौक 68, मतलब कितना बचा था यहाँ पे हमने किया 17 चौक 68, 6 शेष बचा, 6 के साथ में कौन जुड़ा 2, कितना बन गया 62 और 17 थी 51, कितना होगा 17 थी 51, 62 में से 51 गए तो 11 शेष बचे, 9 को हम पीछे रख देते हैं तो ये बन जाता है 119 और 17 साथी कितना होता है 119, यानी 17 साथी 119, ये हो गया 17 का। क्या दोबारा 17 का भाग जाएगा, 17 से देखोगे 17 एवं 17, 17 2 34, 17 दूनी 34 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 के साथ 7 जोड़ोगे यानी 17 का काम अब नहीं चलेगा। हम ट्राई करते हैं 19 का, तो 19 दूनी कितना होगा 38 और 19 क्या 57, हाँ 19 का चला जाएगा, तो 19 से लगा के देखोगे तो 19 दूनी 38 और कितने शेष बचेंगे 5, 5 के पीछे कौन जुड़ेगा 7, तो 19 कितना होगा 57, यानी आया 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है तो हम 23 का ही लगा लेते हैं, 23, 23 से कम 23, यानी क्या आया 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर कितना है 74 29। 17 कितनी बार है एक बार, 17 कितनी बार है एक बार, इंटू 19 कितनी बार है, ये क्या हो रहा है 17 एक बार, 19 एक बार, इंटू 23 एक बार, सभी अभाज्य गुणनखंड ही है और 74 29, ठीक है। इससे अपना करनी है सारी पढ़ के करके लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बता दें कि ये और ये, ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है हमने भी सब करके ट्राई किया है, आपको भी ट्राई तो करना पड़ेगा, एकदम सबको करके देखना पड़ेगा कि हाँ किससे भाग जाएगा। मैं ज्यादा डायरेक्ट भी दिखा सकता था कि बस मेरे को पता होता कि हाँ 17 का भाग जाएगा, मेरे को पहले पता था कि 17 का भाग जाएगा, पर 17 का नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अपने को एक एक संख्या ट्राई करनी पड़ेगी, हर एक संख्या को हमें देखना पड़ेगा किसका भाग जाएगा, तब जाके हम डायरेक्ट देखेंगे। हमने सबका ट्राई किया, यहाँ पे इस वाले सवाल के लिए हम 1 से लेकर 17 तक की सभी संख्या, हाँ अपने को अगर विषम संख्या दी है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल विषम संख्या को ही ट्राई करते हैं, और सम संख्या अगर दी हुई है तो उस कंडीशन में तो 2 का भाग जाना ही जाना है, तो उस कंडीशन में हम बिना देखे 2 का भाग लगा सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने पांचों क्वेश्चन को हल कर दिया। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या दिया हुआ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के अंदर जो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उन संख्याओं को अगर हम छाड़ते हैं तो वो होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन संख्या, मतलब जो भी दोनों के अंदर छोटा कॉमन है उसको हम निकालते हैं, मतलब दोनों के अंदर से जो भी बड़ी घात मिलेगी जो संख्या है कम से कम उसको अपने को लेना ही है, चाहे वो संख्या एक बार है फिर भी हम लेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, मतलब दोनों के अंदर जो दोनों के अंदर होगा वही निकालेंगे। यहाँ पे चाहे दोनों के अंदर है या नहीं है तो उस कंडीशन में भी अपने को लेना है। जैसे ही एक सवाल करेंगे तो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। क्या निकालना है, आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इनकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और ये मान के चलो कि यही एक सूत्र है जांच करने का। संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। या तो आपको दो संख्या दे देगा, एक एचसीएफ का मान दे देगा और बोलेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हम इसी सूत्र के द्वारा करेंगे। या मान लो एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, इनमें से कोई भी और एक संख्या ज्ञात करने की बोले तो उससे भी हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट करेंगे, आगे जाने के बाद धीरे धीरे
ये मेथड भी अपनाएंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने जो गुणनखंड किए थे, जो एलसीएम निकाला था, उसी एलसीएम के द्वारा हम यहाँ भी आगे निकालें। तो 26 और 91 का निकालना है, इसका निकालना है 26 और 91। पहला क्या दिया है, 26 और 91। ठीक है, इसके अंदर सम संख्या है, लास्ट की सम संख्या है, तो भाग किसका जाएगा, हम जानते हैं कि 2 का भाग जाएगा, यानी 2 का भाग लगाओगे सबसे पहले यहाँ पे, किससे लगाओगे, 2 से। हम 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, और कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। अब किससे जाएगा, 13, 13 खुद का भाज्य संख्या है, यानी भाग किसका जाएगा, 13, तो 13 एकम 13, ये हो गया खत्म। इसके बाद हम बात करें 51, यहाँ पे लास्ट में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या यानी भाग किसका जाएगा, 9 और 1 का 3, 3 का भाग जा नहीं सकता, 5 का जाएगा नहीं, 7 का लगा के देखोगे तो 7 का जाएगा। 7 एकम 7, कितने शेष बचेंगे, 2, 2 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ, ये कितना बच जाएगा, 21। तो कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, और 13 एकम 13, यानी यहाँ पे क्या है, 2 × 13 बराबर 26। यहाँ पे क्या है, 7 × 13 बराबर 51। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 1, यहाँ पे 13 की घात 1, यहाँ पे 2 7 की घात 1 और 13 की घात 1। सवाल के अंदर हम लोग एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। इसके अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब होगा दोनों ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में मिलना चाहिए, इस लाइन में भी हो और इस लाइन में भी, वो संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगा। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो 13 है, ये जो 13 है, ये 13 क्या, इसके अंदर भी ये ऊपर और नीचे दोनों लाइन में, इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा, 13। क्या बनेगा, 13, जो दोनों के अंदर है, जो सबसे छोटी घात है उस घात को भी लेना है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे 7 की घात है, कलर चेंज कर दे, ठीक है, यहाँ पे जो 2 की घात 1 और 7 की घात 1 है, यहाँ पे 13 की घात 1, यहाँ पे 13 की घात 1, तो दोनों के अंदर ये कॉमन था, तो हमने इसमें से एचसीएफ निकाल लिया 13। दोनों के अंदर जो कॉमन होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो लघुत्तम समापवर्तक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 सबको लिखना है, मतलब अपने को बस दोबारा किसी को लिखना है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात लिखनी है, यानी 2 की अधिकतम घात यहाँ पे 1 है। फिर इससे बड़ा कौन है, 7, 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। एक ही संख्या को एक ही बार लिखना है और उसकी अधिकतम घात लिखनी है। 13 की घात 1, 13 की घात 1। अब देखो, ये संख्या ऊपर भी है और ये संख्या नीचे भी है, तो दोनों बार अपने को नहीं लिखना, दोनों में से जो बड़ी घात है उस घात को लिखना है। तो यहाँ पे तो एक ही की घात है, कोई दिक्कत ही नहीं। बड़ी घात मान लो एक में 2 घात है, एक में 3 घात है, तो हम 2 घात को लेंगे, किसको लेंगे, सॉरी एलसीएम होगा तो हम 3 घात को लेंगे, किसको लेंगे, 3 घात को, और एलसीएम होगा तो हम छोटी घात को लेते हैं। तो यहाँ पे इन सबका गुणा करवा लो, कितना आता है, 2 साथी कितना होगा, 14, आगे करते हैं चलो। पहली साथी कितना है, 91, कलर चेंज, तेरी साथी कितना होगा, 91, और 91 में 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 नम कितना होगा, 18, यानी कितना है, 182। क्या आएगा, 182। ये क्या है, एलसीएम। अब अपने को क्या करना है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है, किसकी, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए जो सूत्र दिया गया है, सूत्र के आधार पर ही हम जांच करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहां से आगे जांच करेंगे, क्या बोले, सत्यता की जांच। जैसे सत्यता की जांच करते हैं तो सबसे पहले जो सूत्र दिया हुआ है, सूत्र के आधार पर हम चलेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। कितना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर ले, क्या कर ले, गुणनफल ज्ञात कर ले। हम यहाँ से संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, संख्याओं का गुणनफल
ये दिख रहा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर, कौन सा कलर है जो दिख रहा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या क्या थी हमारे पास 26 और 51, दोनों का गुणा करा 26 इंटू 51, बराबर गुणा क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं 26 इंटू 51, 9 का गुणा 6 में करोगे तो सॉरी 1 का गुणा 6 में करोगे तो क्या आएगा 6, 1 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 2। अब 9 से करें 9 6 कितना होगा, 9 5 45, 9 6 54 के 4, हासिल कितना बचेगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना होगा 18 और 5 यानी होगा 23, 6 के 6, 4 और 2 कितना बनेगा 6, 3 का 3 और 2 का 2, यानी टोटल यहाँ पे जो मान है वो कितना है 2366। ये हमने क्या किया, संख्याओं का गुणनफल किया, क्या किया, संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद हमें क्या निकालना है, HCF इंटू LCM। हमारे पास में HCF क्या है, HCF है हमारे पास में 13 इंटू LCM कितना है हमारे पास में 182, कितना 182, दोनों का अगर आपस में गुणा कराते हैं तो हमें क्या चाहिए 2366 आना चाहिए। तो हमारा सवाल सही है। अगर 2366 नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। ये सत्यता की जांच है, मतलब जो संख्याओं का गुणनफल है वही गुणनफल किसका होना चाहिए, HCF और LCM का। तो HCF इंटू LCM का गुणा कराओगे, 13 का गुणा कराओ 182, यहाँ लगाऊं साइड में, ठीक है। यहाँ पे करते 182 इंटू 13, 13 26, हासिल कितने बचेंगे 2, 13 कितना होता है 104 और 2 कितने होंगे 106, हासिल कितने बचेंगे 10, 13 एकम 13 और 10 कितना होगा 23, यानी कितना है 2366। क्या दोनों आंसर बराबर है? अगर दोनों आंसर बराबर है इसका मतलब क्या है, सवाल सही है। और यही सत्यता की अपने को जांच करनी थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। व्यवस्थित करना है, पहले एलसीएम दोनों का निकालना है, मतलब दोनों का लघुत्तम निकालना है, फिर उसी में से अपने को एचसीएफ और एलसीएम छांटना है। उसके बाद हम फिर सूत्र का यूज करेंगे। ये जो लिखा हुआ है संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो सत्यता की जांच